डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन सीखना है आपको, सबसे पहले आपको रेशियो की आइडिया होनी चाहिए। अगर आपको मैं कहता हूँ A/B, अगर मैं लिख देता हूँ A/B, तो आप समझ जाएंगे सामने वाला एंटीसीडेंट, पीछे वाला क्या है आपका कंसिक्वेंट है। यहाँ तक समझा पाए? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, हाँ या ना? आपने सुना होगा इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रेशियो मैंने लिखा 2:3, ठीक है। एक और मैं रेशियो लिख रहा हूँ 4:6। क्या दोनों रेशियो दिखने में सेम है क्या? नहीं। तो कहेंगे सर ये जो मेरा फर्स्ट रेशियो दिख रहा है आप है 2:3 है, और जो मेरा सेकेंड रेशियो दिख रहा है 4:6, दोनों दिखने में तो अलग है, लेकिन मैं सेकेंड रेशियो का सिंपल करने जाऊं तो 4/6 लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं, 2 से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2/3। तो ध्यान से देखिए 4/6 को मैं 2:3 अगर मैं सॉल्व करूं तो 4:6 क्या होगा? 2:3 में आ रहा है। इट मीन्स पहला रेशियो दूसरा रेशियो क्या होगा? दिखने में अलग है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी? सिंपल करने के बाद सेम है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो वी फाउंड दैट two ratios are equal to each other. After simplification we found that two ratios are equal, but the apparent as are not equal values. So this type of ratio are called equivalent ratio. This type of ratio is called equivalent ratio. Example के लिए मैं आपको कुछ और करवा रहा हूँ, देखिएगा। आपसे मैं कहता हूँ 5:7 के 3 इक्विवेलेंट रेशियो मुझे निकाल के दो, तो आप 3 इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालिएगा? इक्विवेलेंट रेशियो के लिए पहले इसको सिंपल करते हैं, तो क्या होगा? 5/7 के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी 2 गुना करता हूँ, नीचे भी 2 गुना करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 10/14। अगर इसे काटेंगे तो वापस 5:7 ही आएगा। 5/7 में मैं अगर 3 ऊपर गुना करूँ और 3 नीचे गुना करूँ तो क्या हो जाएगा? वापस काटेंगे तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 15/21। मैं एक और वैल्यू देखता हूँ 5/7, क्योंकि मेरा बेस रेशियो क्या है? 5:7। ये मेरा बेस रेशियो है, जितना मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, आप इसी में कर सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, ऊपर में मैंने कितना गुना कर दिया? सपोज 7, और नीचे भी गुना कर दिया 7, 35/49। तो अगर मैं इसे रेशियो में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 10:14, 15:21, 35:49। तो हम लोगों ने देखा कि बेस रेशियो 5:7 है। ये तीनों रेशियो अगर मैं सिंपल करूंगा तो इसके बराबर ही आएगी, लेकिन इसकी अपीयरेंट वैल्यूज क्या है? अलग अलग है। तो 3 रेशियोज आर इक्विवेलेंट। ये तीनों रेशियो क्या कहलाएंगे आपस में? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। समझा पाए आपको? हाँ या ना? अब मैं देखो इसमें क्या कहता हूँ। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5:7 ये जो रेशियो है, और इधर मैं इसी को ले लूँ, किसी भी एक इक्विवेलेंट को ले लेता हूँ, 15:21 ये जो रेशियो है, इसको सिंपल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, इसको सिंपल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू सेम होगी। हाँ या ना? इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि दोनों रेशियो इक्वल है। हाँ या ना? हाँ। आप अगर इसे सिंपल करें तो देखिए 5:7 ही आ जाएगा। इट मीन्स 5:7 इज इक्वल टू 5:7। तो पहला रेशियो अगर दूसरे रेशियो के बराबर है, इस तरह के कंडीशन को कहा जाता है प्रोपोर्शन। क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन कहा जाता है। समझा पाए? ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं एक आपको देता हूँ रेशियो A/B, मैंने क्या दिया आपको? एक रेशियो A/B। अच्छा, और एक मैंने आपको रेशियो दे दिया, उसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने? C/D। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक रेशियो दे दिया A/B और मैंने एक रेशियो क्या दे दिया? C/D, अगर मैं कहता हूँ वो प्रोपोर्शन है, इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। याद रखिए जो प्रोपोर्शन का जो सिंबल है ना, वो 2 रेशियो के बराबर होता है, इस तरह दिखाया जाता है। तो आपको ना बहुत बार आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन है। हाँ, समझा पाए? आप इससे इसको डायरेक्टली ऐसे इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर A/B C/D क्या है? प्रोपोर्शन में है, तो पता है इसको आपको कैसे लिख के दिया जाएगा? आपको लिख के दिया जाएगा A, B, C, D are in
प्रोपोर्शन। तो आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो आपको जैसे कह दिया गया ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, तो आप साफ साफ लिख दीजिएगा A:B इज इक्वल टू C:D। समझा पाए? हाँ या ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, बहुत बार सवाल हम लोगों को दे दिया जाता है, आपको रैंडम कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और कहा जाएगा प्रूव करके दिखाइए ये प्रोपोर्शन है। या बहुत बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपसे पूछेगा आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट वेदर दे आर प्रोपोर्शन और नॉट। देखो इसके लिए समझाते हैं। अगर ये प्रोपोर्शन, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये प्रोपोर्शन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये इधर गुना होगा ये, तो A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा क्या? हाँ या ना? देखिएगा, अगर मैं A को फर्स्ट टर्म मानूँ, B को सेकेंड टर्म मानूँ, C को थर्ड टर्म मानूँ, D को क्या मानूँ? फोर्थ टर्म मानूँ। अगर A को माना गया फर्स्ट, B को सेकेंड, C को थर्ड और D को क्या माना गया? फोर्थ। तो देखिएगा आपने क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ A:B C:D, ध्यान से देखिए, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया है, इसी को मैंने इधर लिखा है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा क्या है? फोर्थ वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, मैं आपसे एक बात करूँ, सपोज देखिएगा, सपोज ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, मान लीजिए ब्लैक है, और ये भी क्या आपको ब्लैक है, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं, मैं अलग क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिएगा, ये चाबियाँ मेरे पास, बहुत सारी चाबियाँ हैं, मैं एक चाबी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये मेरा चाबी है, ठीक है। इस चाबी को मैं ऐसे डालता हूँ लॉक में, इस तरह से घुमाता हूँ, मेरा लॉक खुल जाता है। क्लियर? मैं कैसे डालता हूँ? इस तरह से, उसका नॉब इस तरह से बना हुआ, ठीक है, मैंने ऐसे डाला। अगर मैं उसके अंदर इस तरह से चाबी डालूँ, क्या इंटर करेगा? खुलेगा? तो क्या इस ताले के लिए चाबी अलग हो गई क्या? आपने गलत तरीके से यूज़ किया है, इसलिए वो चाबी नहीं खुल रही है। सेम कॉन्सेप्ट आपके प्रोपोर्शन में भी आएगा। कहेंगे सर ABCD प्रोपोर्शन है, मान लीजिएगा, तो आप इसे अगर गलत पैटर्न में लिखते हैं तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। इट मीन्स आप लिखते हैं A:B और यहाँ पे लिख देते हैं D:C, तब ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। पैटर्न मैच करना चाहिए आपका। आपको 4 वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, हो सकता है अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2:3 4:6 के बराबर था, तो क्या 2:3 6:4 के बराबर होगा? करते हैं सॉल्व, 3:2। तो मुझे पता है कि 2:3 3:2 के बराबर नहीं होता। तो अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। आप जो 4 वैल्यूज़ लिखेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे, ये बहुत वैल्यू आपका मैटर करेगा उसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मैटर करेंगी। अब कहेंगे सर आप समझाना क्या चाहते हैं? देखिएगा, अगर मैंने 4 वैल्यू को इस अरेंजमेंट में लिखा तो ये प्रोपोर्शन है, नो डाउट। तो अब आपसे मैं 4 वैल्यूज़ दे दूं और मैं कहूं कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं, प्रूव करके दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा? जैसे मैं एक वैल्यू दे रहा हूं 6 10 36 और 60, ये क्या प्रोपोर्शन में है? 4 डिजिट मैंने दे दिए, कहा गया प्रोपोर्शन है। तो आप क्या कीजिएगा? पहले 2 नंबर लिखिएगा, 6:10 6/10 2 3 जा 2 5 जा 3/5 36:60 36/60 6 6 जा 6 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 3/5। हाँ सर, दोनों सेम हो गया तो प्रोपोर्शन में है। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 6:10 36:60। तो ऑर्डर क्या होगा? 6 10 36 60। यस, इट इज़ इन, या दीज आर इन प्रोपोर्शन। समझा पाए? परंतु कौन इतना करना चाहेगा? आपके पास इतना समय नहीं होगा कि अरेंज करके डिवाइड करें, क्योंकि डिवीजन में बहुत सारी गलतियां होती हैं। कौन किसके टेबल से जा रहा पता नहीं चलता। अगर बड़ी हायर 31 से कोई डिवाइड होगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो तरीका है वो इस तरह का तरीका है, देखिए जो हम लोगों ने निकाला है। अच्छा बताइए, ए पहले पे था, बी दूसरे पे था, सी तीसरे पे था, डी चौथे पे था। ए कितने नंबर पोजीशन है? फर्स्ट। डी कितना पोजीशन है? फोर्थ। बी कितना पोजीशन है? सेकेंड। सी कितना पोजीशन है? थर्ड। याद रखिएगा, कभी भी कोई नंबर आपको दिया रहे तो याद रखोगे कि पहला नंबर अगर मैं फोर्थ वाले से गुना कर दूं और सेकंड वाली वैल्यू मैं
थर्ड वाले से गुना कर दूं, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो यस वो प्रोपोर्शन में होंगी, वरना प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। मैं इसी को वापस करके दिखाता हूँ, आप भी बताइएगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। आप फर्स्ट इंटू फोर्थ, हाँ 6 इंटू 60 कितना हो गया 360, सेकेंड इंटू थर्ड क्या होगा 10 इंटू 36 कितना हो गया 360। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड इंटू थर्ड के बराबर हो गया है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज इन प्रोपोर्शन। क्या कहा जाएगा, हाँ ये प्रोपोर्शन में है। समझा पाए, क्लियर है, डाउट है? अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे मैं एक सवाल, इसी को बनता नहीं है लेकिन तभी सवाल बना रहे हैं आपसे। ये 4 डिजिट मैं दे रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इससे कितने प्रोपोर्शन बन सकते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इससे कितने प्रोपोर्शन बन सकते हैं। तो मेरी वैल्यू क्या है 6, 10, 36, 60, यही ना थी। पहले आप देख लो प्रोपोर्शन है कि नहीं। आप देखो इसे कहते हैं ना, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई था ना, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ऐसे कहेंगे सेकेंड और थर्ड बीच में आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। तो जब तक, बात सुनिए, जब तक एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म का प्रोडक्ट सेम आएगा तब तक वो प्रोपोर्शन है। मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर में। देखो इधर, मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। देखो इससे पहला अरेंजमेंट क्या होगा, सबसे पहला अरेंजमेंट तो यही है। इसके अलावा ऑर्डर क्या हो सकता है, इसके अलावा ऑर्डर आप स्वैप कर दो चीज़ों को, 60 को इधर रख दो, 6 को उधर भेज दो। अभी भी देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई वही है, तो पहला प्रोपोर्शन तैयार हो गया डिफरेंट। इसी से मैं चार्ट, इससे मैंने लास्ट वाले को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, सेकेंड क्या होगा, मिडिल वाले को चेंज कर दो। ये वैल्यू है ना 60, 36 इधर कर दिया और 10 को इधर कर दिया। ध्यान से देखिए, अभी भी इन लोगों का मल्टीप्लाई वही आ रहा है। अच्छा, थर्ड नंबर जो हम लोग नहीं किए थे, इधर 60 को इधर किए थे ना, ये 6 और 60 को इधर ही रहने दो, 6 और 60 को मिडिल वाले को स्वैप कर दो, 36 और 10। ध्यान से देखो, ये 4 प्रोपोर्शन इससे बनता है। ये ऑलरेडी दिया है, या फिर आपको 4 डिजिट ऐसे दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा ये प्रोपोर्शन है कि नहीं, अगर है तो कितने प्रोपोर्शन बन सकते हैं, तो ये 4 बनेगा आपका। एक दिया रहेगा तो और एक्स्ट्रा 3 बना सकते हैं। सब देखिए प्रोपोर्शन है। कैसे पता करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो मैं पता कर लूँगा कि हाँ ये क्या है, आपका प्रोपोर्शन है। तो ये क्या था, प्रोपोर्शन ऑफ फोर्थ टर्म, प्रोपोर्शन ऑफ फोर्थ टर्म, प्रोपोर्शन ऑफ फोर्थ टर्म। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आपके बुक में क्या है, आपके बुक में प्रोपोर्शन 2 टाइप की दी गई है, ठीक है। एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन और एक क्या होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन का ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूँ, ABCD, ठीक। 4 वैल्यूज दी रहेंगी। क्या लिखा जाएगा, A:B, C:D। तो क्या लिखेंगे, A:B = C:D लिखेंगे, हाँ या ना। क्लियर है? अगर 3 प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो याद रखिए वैल्यूज क्या क्या दी रहेगी, AB और, क्योंकि 3 ही नंबर है आपको, तीनों प्रोपोर्शन में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इधर A:B, B:C। अभी भी वही मेथड आपका लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, A:B = B:C हो सकता है, A/B, B/C क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा B² = AC। तो B की वैल्यू क्या हो गई, √AC। अच्छा ध्यान से देखिए, B एकदम मिडिल में है ना, इसी को कहते हैं मीन टर्म। क्या कहते हैं, मीन टर्म आपको हमेशा पूछा जाता है 3 टर्म वाले सवाल में। किसमें पूछा जाता है, 3 टर्म वाले सवाल में। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, देखिए काम, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सपोज आपको कह दिया गया 1, 2, 3 आर इन प्रोपोर्शन, लिखेंगे इन अ प्रोपोर्शन ऑफ
4 नंबर फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या निकालने के लिए कहा जाएगा? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन 1, 2, 3 हाइफन दे दिया। बात सुनो, 4 नंबर है, बात सुनिएगा, 4 नंबर आपके पास है। कितना नंबर आपके पास है? 4 नंबर का प्रोपोर्शन है, जिसमें 3 दिया हुआ है, चौथा निकालने के लिए कहा गया, चौथा मिसिंग है। तो जो मिसिंग होता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? x। हमेशा कौन मिस हो जाता है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? 1, 2, 3, 4, सॉरी 3, 4 नहीं बोल रहे हैं, x। हाँ या ना? अब इसे कैसे लिखेंगे? 1:2 सेकेंड, 3:x। हाँ या ना? 1/2, 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू? तो फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा 1:2, 3:6। समझा पाए? हाँ या ना? चलिए एक थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल कर लें, ठीक है? उसके बाद आपको नोट करने के लिए समय देंगे। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 3। देखो बात सुनिए, 3 प्रोपोर्शन वाले का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दिया गया, तो क्या मान लेंगे? लेट थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? x। तो 2, 4, x क्या लिखे? आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हो, मिडिल का स्क्वायर, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब चीज़ें ज़्यादा और अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। इसे क्या लिखेंगे? 2:4, 4:x, 2/4, 4/x, 2x, 4 जा 16, 16/2, वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो गई? 8। यानी ये दिखने में कैसा होगा? ये दिखने में होगा 2, 4, 8। क्लियर है? हाँ या ना? ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन और ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। देखिए एक सवाल से शुरू करते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5,80। ध्यान दीजिएगा, आपसे जैसे कह दिया गया मीन प्रोपोर्शन, आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए, 3 टर्म वाला प्रोपोर्शन है। कितना टर्म वाला प्रोपोर्शन है? 3 टर्म वाला। तो पहले अब इसको मैं सॉल्यूशन में, ये देखो मेरा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा गया है, इट मीन्स मिडिल वाला चाहिए मुझे। यानी पहला टर्म होगा x और थर्ड टर्म होगा 80। बच्चा लोग ये नहीं समझ पाता है, वो थर्ड वाले में x मार देता है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन यानी मिडिल वाला, मीन मतलब मिडिल वाला। तो 5 और 80 का मिडिल का मीन कह रहा है, तो मिडिल में क्या आ जाएगा? x। आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, b² = √AC, सॉरी b = √AC। a की जगह पे 5, इसके जगह पे 80, ये कितना हो जाएगा? 400। तो ये क्या हो जाएगा? 20 × 20, बाहर क्या निकलेगा? 20। अब आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा, तरीके से जाएंगे तब। ये फर्स्ट मेथड हो गया, क्या हो गया आपका? फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, 5:x, x:80, 5/x, x/80, x², 85 जा 400, x = √400, x = 400 मतलब क्या होता है? 20 × 20, 220 के बदले कितना निकला? 20। यानी मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया आपका? देखो दोनों मेथड आपके सामने, जो अच्छा लगता है नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब एक सवाल मैं अपने मन से दे रहा हूँ, खुद का बनाया हुआ तड़कता भड़कता गर्मा गर्म सवाल। क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म सो नंबर्स बिकम प्रोपोर्शन। ये 4 आपको टर्म दे दिए जाएंगे, सब में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब में सेम चीज सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये चारों नंबर क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर्स गिवन क्या है?
10, 8, ऑर्डर ठीक से वही रखिएगा जो दिया हुआ। तो लिखेंगे लेट, सबसे क्या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, देखो जिससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपसे कहेगा शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म, सबसे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। अच्छा बात सुनो, सबसे एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे 10 माइनस एक्स, सबसे एक्स माइनस कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई 8 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स। आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे ब्लू ही दिख रहा है आपको, ब्लैक इंक था मेरे पास, इंक नहीं था तो मैंने ब्लू डाल दिया था, तो ब्लैक से फिर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपकी आंखें सही हैं। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 10x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 32 माइनस 4x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपल करते हैं, 30 माइनस 13x प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 32 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी प्लस है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स को एक्स के पास भेज दूँ, 13x प्लस 12x, 32 माइनस 30 माइनस एक्स 2, एक्स की वैल्यू -2। तो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो बात सुनो, आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू -2। तो मैं क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2, नेगेटिव में नेगेटिव, इट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस। मैं आपको नंबर बताता हूँ, देखो 10 माइनस एक्स लिखा था ना आपने, फर्स्ट नंबर ये ना था आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखो 10 के जगह पे 10 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे -2। तो जनरली इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस करने पे निकलेगा। तो वैल्यू, पहली वैल्यू क्या हो गई 12, सेकेंड, देखो आपको पैटर्न समझ आया ना कैसे होगा, इसी तरह पैटर्न में जाएगा। सेकेंड नंबर क्या था आपका 8 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 8 माइनस -2 10, क्यों 8 प्लस 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या था 4 माइनस एक्स, 4 माइनस -2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6। फोर्थ क्या था 3 माइनस एक्स, 3 माइनस और -2 5। चलो देखते सही भी है कि नहीं। 12 10 6 5, देखो 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, यस इट इज़ प्रोपोर्शन। आपका आंसर यहीं पे बन गया था, ठीक है। मैंने जस्टिफाई या वेरिफिकेशन के लिए मैंने इधर कर लिया सर। ये आपके अगर कह देता आपको वेरीफाई जस्टिफाई तो ये वाला करके दिखा दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पूरा रहा कि नहीं बोर्ड पे, देखें। देखो हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ ये नहीं दिखना चाहिए ना, बस और कुछ नहीं। इधर देखिएगा, अब बात सुनिए, हम लोग बात करते हैं किस पे बारे में। देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कह दूं कि एक प्रोपोर्शन, पहला पढ़ते हैं क्या, इन्वर्टेंडो। पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपका, इन्वर्टेंडो। क्या है आपका, इन्वर्टेंडो। बात सुनो, हम लोग अभी जितने भी रेशियो करेंगे, जितने भी सवाल करेंगे, सब आपका प्रोपोर्शन पे काम करेंगे। सब काम किस पे करेंगे, प्रोपोर्शन पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मैं आपसे कह दूं A:B इज इक्वल टू C:D, हाँ या ना। देखो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पता है क्या है, ये है कि आप अगर आप सॉल्व करने जाएं सवाल को,
6-7 लाइन सवाल सॉल्व करेंगे या फिर 4-5 लाइन सवाल सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी आप डायरेक्ट उस वैल्यू को इस प्रॉपर्टी लगा के सीधा यूज़ कर सकते हो। समझा पा रहे हैं? हाँ या ना? देखिएगा, आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगाओ, आप चाहो तो उसको सॉल्व करते चले जाओ, अंत में वैल्यू लाओ, आपका मन है वो। ठीक है, पहला इन्वर्टेंडो क्या कहता है? देखो, इन्वर्टेंडो कहता है कि आपको ये रेशियो दिया हुआ है, इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं इसको, A बाई बी सी बाई डी। क्या लिख सकते हैं आप इसको? A बाई बी सी बाई डी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या करूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? तो गुना होने के बाद बी सी ए डी होगा। बात सुनो, मैंने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई, समझिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, इसे को क्या करता हूँ, नीचे भेजता हूँ। अब इस सी को उधर भेजता हूँ तो क्या होगा देखो, ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा इन दोनों टर्म के अंदर। ये आपको दिया हुआ था, ये उसका क्या प्रोडक्ट निकला, वैल्यू निकला। जो वैल्यू दिया रहेगा आपको जस्ट उलट दो। क्या करो उसको? एग्जाम्पल देखो इधर, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। जितने भी प्रॉपर्टी करेंगे सब एग्जाम्पल करेंगे। देखो इधर, अगर 2:3, ध्यान दो इधर, अगर मैं बात सुनो, इधर पढ़ा रहे, जो समझ पढ़ा रहे सुनिएगा, मैं 2:3 को क्या लिख सकता हूँ? 4:6 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? पहले ये बताओ, हाँ या ना? 12 मिल रहा है। मैं प्रॉपर्टी को देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअलाइज करा रहा हूँ आपको। 2:3 4:6 के बराबर हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं, ये नॉर्मल में रेशियो था या प्रोपोर्शन था, अगर मैं इन्वर्टेंडो लगा दूं तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अगर मैं इस पर क्या लगा दूं, इन्वर्टेंडो लगा दूं तो क्या हो जाएगा? इस साइड भी सेम। हाँ या ना? क्या अब भी ये प्रोपोर्शन है? देखते हैं। 3 4 जा 2 6 12। हाँ, ये प्रोपोर्शन है। तो आपका इतना टर्म की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। सपोज आपकी एक रेशियो दे दी गई A बाई बी इज इक्वल टू 3:4, तो आप इसको जैसे ही B बाई ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। इसको उल्टेंगे तो ये भी उल्टा जाएगा। समझा पाए? आपने इसको जैसे उल्टा, ये भी क्या होगा? A बाई बी था ना 3/4, B बाई ए करेंगे तो क्या होगा? 4/3। क्लियर है? अच्छा, एक और बात सुनो, इन्वर्टेंडो होने के बाद, बात सुनो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये एक प्रोपोर्शन था, जैसे प्रॉपर्टी लगा एक और प्रोपोर्शन बना, लेकिन ये दोनों वैल्यू के आपस में सेम है। ये था 2:3, ये क्या है? 3:2। ये क्या बराबर है? बात सुनो, मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको बात सुनो, रेशियो प्रोपोर्शन देता हूँ, ये वैल्यू इस रेशियो की वैल्यू इस रेशियो के बराबर है। अगर मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो इसकी नई नई वैल्यू मिल गई, तो ये आपस में अब भी बराबर है। देखो, ये आपस में अब भी, पहले भी बराबर थे, ये आपस में अब भी बराबर है, लेकिन इसकी बाद की वैल्यू पहले वाले वैल्यू के बराबर नहीं होगी। और ये सारा प्रॉपर्टी में लगेगा अडेंडो छोड़ के। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो प्रोपोर्शन की वैल्यू आ रही है, ये आपस में अब भी इक्वल है, आपस में सेम रिलेशन बना रही है, लेकिन ये पहले वाले के बराबर नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा, पहले वाले के बराबर नहीं है। ठीक है? ये क्या था? इन्वर्टेंडो। क्या था? इन्वर्टेंडो। मैं बगल में सारा समरी के हिसाब से मैं सबके बगल में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है? इन्वर्टेंडो देखिएगा, तो क्या है पहला? इन्वर्टेंडो। A:B अगर C:D के बराबर है तो आफ्टर प्रॉपर्टी, बात सुनो, आफ्टर प्रॉपर्टी इट बिकम B:A D:C। हाँ या ना? ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? इन्वर्टेंडो। ठीक है? इसको तो अच्छा दिखने के लिए मैं अच्छा दिखा रहा हूँ, खाली देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेंडो। क्या बात करते हैं? अल्टरनेंडो। ध्यान दीजिएगा, वही रेशियो A:B अगर C:D के बराबर है। बात सुनिएगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? A बाई बी C/D लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? सपोज मैंने इसको इधर से गुना कर दिया तो क्या लिखेंगे? A = BC/D लिख सकते हैं क्या? मैंने B को उधर खाली गुना कर दिया। क्लियर है? अब मैं C को नीचे भेज रहा हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा? A/C B/D होगा। तो आपने क्या निकाला?
A/C B/D के बराबर होगा। ये अभी भी इसके बराबर, लेकिन पहले वाला रेशियो और ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए A/B 2:3 के बराबर है, ठीक है, जैसे आप अल्टरनेटो लगा देंगे, ऐसे लिखते हैं 2:3 किसके बराबर है, 4:6 के। जैसे आप अल्टरनेटो लगा देंगे, ये क्या होगा, 2:4 3:6। बात सुनिए, इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अब भी प्रोपोर्शन है। कहेंगे सर कैसे, अगर मैं काटता हूँ तो 1:2 आ रहा है, 1:2। देखो पहले का रेशियो, देखो पहले 2:3 भी था, इसको भी सॉल्व करता 2:3 आता, लेकिन क्या होता है, रेशियो दिखने में अब क्या हो गया, अलग, लेकिन आपस में अब भी क्या है, बराबर। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका अल्टरनेटो में, अगर रेशियो A/B C/D है तो आप इसको A/C B/D लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंपोनेंडो। और मैं आपको बता दूं, ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, शायद ही यूज होता है या यूज नहीं होता है, नहीं के बराबर यूज होता है ये। तीसरा, और ये यूज होने वाला है, ये दो प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है या फिर नहीं के बराबर यूज होता है, रेयर, कुछ नहीं है इसमें, इसीलिए कंपोनेंडो। क्या सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे दिया गया एक रेशियो A/B C/D के बराबर, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो लगाता हूँ तो देखिए क्या होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A/B C/D, हाँ या ना, लिख सकता हूँ A/B C/D। अच्छा देखिएगा, अगर मैं इस साइड +1 करूं और इस साइड भी तो +1 करना पड़ेगा, क्यों, ये +1, बात सुनिए, +1 अगर मैं उधर भेज दूं तो -1 होकर कट जाएगा ना, यानी सवाल चेंज नहीं हुआ। तो मैं चाहूँ तो इधर भी +1 कर सकता हूँ, इधर भी क्या कर सकता हूँ, +1। अगर मैं यहाँ पे आप एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना, ये है कंपोनेंडो। कहेंगे सर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ, वही एक ही एग्जाम्पल पे जाएंगे हम लोग, 4:6 2:3। अगर चाहो तो कंपोनेंटों में ध्यान से देखो तो एक चीज़ दिखेगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला, इसको देखिए, इसको ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई नीचे वाला, खाली ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई नीचे वाला। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाला प्लस बाई नीचे वाला अकेला, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अकेला, हाँ या ना। अब इसको जोड़िए, क्या हो गया, 10/6 5/, क्या सच में बराबर है, काटिए तो 2 3 2 5 5/3 आया, 5/3 आया, हाँ अब भी बराबर आ रहा है। क्या सीखा हमने कि कोई भी रेशियो दिया रहेगा, कोई भी रेशियो दिया रहेगा, आपने कंपोनेंडो मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऐड किया और नीचे वाला छोड़ दिया ऐसे। सिमिलरली इसमें भी तो वैल्यू अब भी बराबर होगी, आपस में क्या होगी, पहले के बराबर नहीं होगी लेकिन आपस में अब भी बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैं बता रहा हूँ, बिना कंपोनेंडो डिविडेंडो के आप कहेंगे आपका रेशियो का 4 नंबर का सवाल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। इजी सवाल आएंगे, गिन के 6 या 7 सवाल है, वही सवाल रिपीट करते हैं, वही 7 या 8 सवाल है जो बार बार रिपीट करें 4 नंबर का। अब आपके ऊपर है कि आप उसे बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कंपोनेंडो, ध्यान दीजिएगा, अगर A/B C/D के बराबर है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। देखिए हो गया आपका कंपोनेंडो, नोट कर लिया आपने, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिविडेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, डिविडेंडो। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सही है। तो अगर आपको एक रेशियो दे दिया गया A/B C/D,
ये रेशियो देख के थक नहीं गए, बार बार एक ही रेशियो लिखे जा रहे हैं? कोई बात नहीं, इसी को बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A/B C/D लिख सकता हूँ क्या? अच्छा पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड +1 किया था, इस बार दोनों बार -1 करेंगे। देखिए -1 करने से क्या होगा, -1 जैसे उधर जाएगा तो क्या होगा, +1, जैसे -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, वापस कट जाएगा, सवाल चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम लेंगे तो A-B/B C-D/D, और ये वैल्यू, ये दोनों रेशियो बराबर होगा। अब वही आपका बात, सर भरोसा नहीं आप पे, देख लीजिए 4:6 2:3 के बराबर है। तो देखो इसमें ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ध्यान दिखिएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बाई नीचे वाला, सेम चीज़ पे। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/6, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/, क्या सच में ऐसा करने पे दोनों आपस में बराबर होंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बाई है, 2 - 3/, -2/6, 1 जा 3 जा, ये हो गया -1/3। ध्यान से देखो तो ये भी -1/3 हो गया, ये भी क्या हो गया, -1/, तो हाँ रेशियो अब भी बराबर है। तो आपका स्टेप बचाने वाले प्रोसेस है सब। ये क्या था, डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या है, अगर A/B और C/D हो तो पहला वाला माइनस नीचे वाला, या फिर जो था वैल्यू सिमिलरली इस साइड में दे देंगे, और ये आपस में बराबर है। पहले वाले के बराबर कोई भी नहीं है, लेकिन आपस में सभी के सभी क्या है, बराबर है। कंपोनेंडो हो गया और डिविडेंडो हो गया, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा 5 नंबर प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बात सुनिएगा, इसी को बहुत सारे बुक में आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में देखिएगा लिखा होगा बाय C&D। C&D मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको रेशियो A/B और C/D दिया गया तो कंपोनेंडो से ऑलरेडी ये चीज़ निकाल चुके हैं, डिविडेंडो से ऑलरेडी ये चीज़ निकाल दिए। तो देखिए कंपोनेंडो से क्या निकला था हम लोग, बाय कंपोनेंडो क्या निकाला था आपने, बाय कंपोनेंडो आपने क्या निकाला था, A+B/B C+D/D। बाय डिविडेंडो क्या निकाला आपने, बाय डिविडेंडो निकाला है आपने A-B/B C-D/D। हाँ या ना? अब लिखेंगे ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या है 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो ये हो जाएगा A+B/B बड़ा सा फ्रैक्शन A-B/B C+D/D बड़ा सा फ्रैक्शन C-D/D। इसका B कहाँ चला आएगा, नीचे, इसका B कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा A+B, ये B ऊपर चला गया, एक A-B, एक B चलाया नीचे, C+D, एक D चला गया ऊपर, और इसका C-D, एक D चलाया नीचे। D कैंसिल, B कैंसिल, बचा क्या, A+B/A-B C+D/C-D। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सर कुछ नहीं समझ आया। हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सवाल दिखाते इधर देखिएगा, वही सवाल 4:6 2:3 क्या आपस में बराबर है, हाँ बराबर है। अगर मैं यहाँ पे C&D लगाऊं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो C&D मतलब क्या था, ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10/-2 ना, तो हो जाएगा 5/-1, ठीक है। मैं इधर अगर लगा दूँ वैल्यू, ऊपर वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 5/-1। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई, कहाँ बताइए, 2 + 3 5, 2 - 3 - 1।
तो एक फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अगर A/B और C/D दिया रहे तो कहता है A/B मतलब A प्लस बी A माइनस बी, यानी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये आपका प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं कि यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या कहते हैं, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, A प्लस बी बाई A माइनस बी, C प्लस डी बाई C माइनस डी। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक पहले इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो अभी लिखने वाले अडेंडो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है इकलौता प्रॉपर्टी है जो 3 रेशियो पे काम करता है, 2 रेशियो पे काम नहीं करता। कितने प्रॉपर्टी पे काम करेगा? 3 प्रॉपर्टी पे। ध्यान दीजिएगा इधर जो पढ़ा रहे। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कि A/B C/D के बराबर है और ये E/F के बराबर है, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स मैं 3 रेशियो को आपस में बराबर कर रहा हूँ, A/B, C/D और E/F। मैंने इन 3 रेशियो को क्या कहा है? बराबर कहा है। बात सुनो इधर, मैंने तीनों क्या कहा है? जैसे ही आप अडेंडो लगाते हैं, बाय यूजिंग अडेंडो, बात सुनो इधर, जैसे आप इस पे एडेंडो यूज करते हैं मतलब सारा ऊपर वाला जोड़ दो और सारा क्या कर दो, नीचे वाला जोड़ दो। इसकी जो वैल्यू होगी कोई भी एक रेशियो को उठा दो उसके बराबर हो। इट मीन्स कहने का ये पुराने रेशियो के बराबर ही है। बात सुनिए, बहुत वाइटल है, ये पुराने रेशियो के बराबर ही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी निकलती है वो आपस में बराबर होती है, पुराने वाले रेशियो के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये क्या होगा, पुराने वाले रेशियो के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, सुनिएगा। और इसीलिए हम लोग जब इसका सवाल यूज़ करते हैं ना, जैसे आप कह ये आपको दिया रहेगा, आप यूजिंग अडेंडो करते हैं तो आप लिखते हैं A प्लस C प्लस E, नीचे लिखते हैं B प्लस D प्लस F और किसी भी एक रेशियो को उठा लेते हैं, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। क्यों? ये तीनों के बराबर है। बात सुनो, ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। अगर मैं किसी एक को उठा लूँ, इट मीन्स किसी को उठाने से एक ही बात हुआ ना, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर ही हैं। इसीलिए ठीक है, इसीलिए देखिएगा इसको लिखा जा सकता है A/B के बराबर। ठीक है, मैं इस पे लिखता हूँ यूजिंग अडेंडो। क्या यूज करता हूँ? अडेंडो। तो हो जाएगा A/B। अगर आपको गिवन रहेगा A/B, C/D, E/F, तो किसी भी एक रेशियो को उठा लो और पूरा ऊपर वाला एक साथ प्लस और पूरा नीचे वाला एक साथ प्लस, और ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, नोट कर लीजिएगा।